नमस्कार मित्रों, जय हिंद। अयोध्या की पावन धरा से मैं राजेश अयोध्या स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आपकी तैयारी चल रही है और इसी तैयारी के क्रम में आज का जो है प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8, 37 में 37 का स्कोर इससे रिलेटेड रहता है, यानी इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं इनको आप कर लेंगे तो 37 नंबर तक, यानी 37 तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन 35-36 नंबर तक, या हो सकता है 37 में 37 भी मिल जाए। तो इसी क्रम में मित्रों गला थोड़ा खराब है, इसके लिए सॉरी। आप ही लोगों की मेहनत की वजह से ऐसा हुआ, आप ही लोगों के मेहनत के लिए ही ऐसा हुआ है, तो उसके लिए सॉरी फिलहाल। लेकिन कोशिश करेंगे कि जो भी उच्चारण किया जाए वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में आप ये देखेंगे कि जितने भी हमारे कंटेंट हैं यूपी पुलिस पाठ्यक्रम में हिंदी व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है उन सभी से प्रश्नों को टच किया गया है और कहां कहां से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनका भी जिक्र किया गया है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा सीधा हम आते हैं प्रैक्टिस सेट पे और प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जिसकी उपमा ना दी जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी उपमा ना दी जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उपमेय, उपमान, अनुपम और अनुपमान। ठीक है, ये है। तो यहां पर पहले सबसे पहला क्या है? उपमेय, जिसकी उपमा ना दी जा सके। तो यहां पर पहला क्या दिया गया है? दिया गया है मित्रों उपमेय। क्या दिया गया है? उपमेय। तो उपमेय जो होता है, उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जा सके। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जा सके। जिसकी उपमा दी जा सके वो मित्रों होता है उपमेय। जिसकी उपमा दी जा सके वो होता है उपमेय। वो क्या होता है? वो होता है उपमेय। उपमान, क्या? उपमान, जिसकी, यानी उपमेय में उपमान की संभावना आप कहते हैं ना। उपमान यानी उपमान वो होता है जिससे उपमा दी जाती है, यानी जिस शब्द से उपमा दी जाती है, जिस शब्द से उपमा दी जाती है। क्या? जिस शब्द से उपमा दी जाती है वो होता है उपमान। वो क्या होता है? वो उपमान होता है। जिस शब्द से उपमा दी जाती है वो क्या होता है? वो उपमान होता है, यानी जिसकी उपमा ना दी जा सके वही ये होता है अनुपम। क्या होता है? अनुपम। क्या? अनुपम। तो ये ध्यान रखना, ज्ञान की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा, ज्ञान की इच्छा रखना जिज्ञासा, ज्ञान की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, क्या? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अदित क्या, और पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपद क्या। इस तरीके से अगर प्रश्न आए तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, अगला प्रश्न है अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार शब्द में यहां पर उपसर्ग पूछ रहा है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो यहां अभी है, क्या लिखा गया है? यहां अभी लिखा गया है। तो मित्रों अभी जैसे मान में अभी जोड़ा गया, मान में अभी जोड़ा गया तो क्या हो जाएगा? अभिमान हो जाएगा। क्या? मान में अभी जोड़ा जाएगा तो अभिमान हो जाएगा। और उसके बाद में यान में अभी जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? अभियान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभियान। और करण में यदि जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा अभिकरण। क्या हो जाएगा? अभिकरण। लेकिन अब यहां पर पूछ रहा है क्या? प्रश्न में पूछ रहा है कि अत्याचार में, लेकिन यहां यह है नहीं अधि। अब अगर हम कार में अधि उपसर्ग जोड़ते हैं तो बन जाता है शब्द क्या? बन जाता है अधिकार। क्या? अधिकार। और करण में जो जोड़ते हैं तो बन जाता है अधिकरण। क्या बन जाता है? अधिकरण। क्या? अधिकरण। और आदेश में अगर अधि जोड़ते हैं, क्या? आदेश में, तो वो हो जाता है अध्यादेश। क्या बनता है? अध्यादेश। यानी इसमें भी ये विकल्प नहीं है, यानी ये अत्याचार इससे भी संबंधित नहीं है। अत क्या है? अत ये जो है उपसर्ग ही नहीं होता है। अगला है अति। क्या? अति। अति और आचार में जोड़ा गया है मित्रों तो बना है अत्याचार। क्या? अति और आचार। क्या? अति और आचार जब जोड़ा गया है तो ये बना है अत्याचार। अति, जब अति में संधि हुआ तो ई का या हो गया, तो यहां पर बचा क्या? अत्य बचा। क्या? अत्य, यानी यहां ई जो है या में बदल गया। इस पे अभी हल लगा रहेगा, लेकिन आ मिलने के बाद जो है हल खत्म हो जाता है और ये शब्द बन जाता है अत्याचार। कैसे बना ये? अत्याचार। ठीक है, जैसे इति धन आदि इत्यादि बनता है उसी तरीके से, जैसे विधन आकरण व्याकरण बनता है, विधन आहार, जैसे विधन आकरण व्याकरण
और विधन अर्थ व्यर्थ हो जाता है। ये सभी शब्द ऐसे ही बने हैं। तो यहां पे क्या सही हो जाएगा? यहां पे सही हो जाएगा क्या? यहां पर सही हो जाएगा अति। इस प्रश्न में जैसे अति आवश्यक हुआ, क्या? अति में आवश्यक। अति और आवश्यक को जोड़ना हुआ तो कैसे करते हैं मित्रों? अति और आवश्यक को जोड़ना हुआ तो जो अत्य है, अति से ई अलग हुआ तो अत्य बचा और ई जो है या बचा और उसके बाद आगे जो है वश्यक जुड़ गया। तो क्या बन गया? ये बन गया अत्यावश्यक। क्या बन गया? अत्यावश्यक। अति से और भी शब्द बनेंगे। एक पहला शब्द तो हम यही ले लेते हैं, क्या? अत्याचार। क्या? अत्याचार। अतिधन अंत क्या बनता है? अत्यंत बनता है मित्रों। क्या बनता है? अत्यंत। अतिधन आवश्यक। क्या? अतिधन आवश्यक। वो अत्यावश्यक। अतिधन आचार क्या बनता है? अत्याचार बनता है मित्रों। क्या बनता है? अत्याचार। इतना मंजुल प्रयोग और सभी विकल्पों का इतना अच्छा विश्लेषण और कहीं नहीं मिलेगा मित्रों। बस एक बार अयोध्या स्टडी पॉइंट पर विश्वास बनाइए और संपूर्ण वीडियो को देख लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% कोई रोक नहीं पाएगा। तो आगे, दाल में काला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये मुहावरा से है। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर आपको समझाया गया है। मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है और जो लोकोक्ति होती है वो संपूर्ण वाक्य होता है, यानी उसके माध्यम से, लोकोक्ति के माध्यम से पूरी बात कही जाती है। जबकि जो एक तरीके से कह सकते हैं मुहावरा होता है, इसका अंतिम अक्षर वर्ण जो होता है वो ना होता है, ना के साथ में आ लगा, जैसे होना, जाना, खाना, पीना, इस तरीके से शब्द होता है मुहावरा में। और मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है। तो संदेह की बात होना, सही बात होना, दाल खराब होना, भाई दाल काला होना हो सकता, काली हो गई हो, जल गई हो, खराब गई हो। शिकायत करना ये भी हो सकता है। लेकिन जो मुहावरा और लोकोक्ति होते हैं ये अपना अर्थ ना दे करके अन्य अर्थ देते हैं। ये अपना अर्थ नहीं देते हैं मित्रों। जो लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं ये अपना अर्थ नहीं देते हैं। ये ध्यान रखना कि दाल में काला होना, भाई दाल जो है काली हो गई, जो है कुकर में या पतेली में पकाई जा रही थी, नीचे लग गई, दाल काली हो गई, यानी इसका विकल्प आप मार के चले आए, दाल खराब होना। ऐसा नहीं, ये अपना अर्थ ना दे करके अन्य अर्थ देते हैं। तो दाल में काला होना यानी संदेह की बात होना। इस प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाएगा मित्रों। कौन सा सही हो जाएगा? ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम को रूप निहारती जान की, कंगन के नग की परछाही, और सबई सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। जब जो है एक तरीके से कह सकते हैं धनुष यज्ञ का कार्यक्रम हो जाता है। धनुष यज्ञ का कार्यक्रम हो जाता है। धनुहा प्रभु श्री राम जी द्वारा तोड़ दी जाती है। उसके बाद में बारात आती है तो जो है जयमाल पढ़ने की घड़ी आती है, वो शुभ क्षण आता है। तो उसी समय जो सीता है अपने सखियों के संग कहीं दूर खड़ी रहती हैं और दूसरी तरफ वर पक्ष रहता है जिसमें प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण और राजा दशरथ जी भी खड़े होते हैं। तो उस समय मां सीता जो है अपने प्रिय पति प्रभु श्री राम को देखने के लिए, ऐसा नहीं है आज की तरीके से कि बस सामने बैठे हैं देख रहे हैं, इस तरीके से नहीं, वो क्या करती हैं, वो अपने कंगन को एकदम एक टक कंगन को देख रही हैं और उस कंगन में जो नग लगा हुआ है, जो शीशा लगा हुआ है, उसमें प्रभु श्री राम जी की परछाई दिख रही है। और जब वो परछाई दिख रही है और जैसे जैसे प्रभु श्री राम जी इधर उधर करते हैं, वो अपने कंगन को, हाथ को इधर उधर मतलब करती हैं जिससे कि वो उनकी छवि जो है हमेशा उनको दिखाई पड़े। तो इस तरीके से मान लीजिए वो कंगन पहनी है और इसमें शीशा है और उनकी परछाई, उनका फिगर जो है, उनका चित्र, प्रभु श्री राम जी का चित्र दिखाई पड़ रहा है, तो उसको देखती हैं। उसी का वर्णन यहां पर है। और देखते हुए वो अपनी आंखों को अपलक कर लेती हैं, यानी कभी भी पलक नहीं झपकाती हैं। तो उसी का कहा गया है, राम को रूप निहारती जान की, कंगन के नग की परछाही, और सभय सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। अपने हाथों को तो टेक रही हैं, हाथों को इधर उधर घुमा रही हैं, लेकिन अपनी पलकों को टाल नहीं रही हैं। तो उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है भाइयों? यहां पर रस समझाना, पहचानना है आपको। वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस और रौद्र रस। वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस और रौद्र रस। इसमें आपको रस बताना है मित्रों, कौन सा रस है। इसमें आपको रस बताना है, इसमें आपको रस बताना है कि कौन सा रस है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा रस है। प्लीज बताएं कि इसमें कौन सा रस है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चलो फिलहाल देखते हैं कि यहां पर कौन सा रस हो सकता है। तो यहां पर जो है,
ये श्रृंगार लिखा हुआ है मित्रों, ये क्या लिखा है, श्रृंगार लिखा है। तो यहां पर रस बताना है आपकी कि कौन सा रस होगा, यहां पर यह बताना है कि कौन सा रस होगा। जहां पर ऐसी बात होती है वहां कौन सा रस होता है, यानी यहां पर संयोग जैसी बात हो रही है, मिलन जैसी बात हो रही है। तो संयोग और वियोग किसका भाग है, किसके भेद हैं, तो वो श्रृंगार के हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ वीर रस। वीर रस जैसी कोई बात नहीं है, यहां पर वीर रस जैसी कोई बात नहीं है, तो ये होगा नहीं। उसके बाद श्रृंगार यानी यही है। करुण रस भी नहीं है, जहां जो है दुख वाली बात होती है। और रौद्र रस क्या है, रौद्र रस, तो यहां पर रौद्र का जो होता है मतलब वो होता है क्रोध। तो यहां पे ये सब बातें नहीं, यानी यहां पर जो सही हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस से भी कौन सा, संयोग श्रृंगार। कौन सा, संयोग श्रृंगार, ठीक है, संयोग श्रृंगार यानी मिलन वाली बात हो रही है। तो इस तरीके से अगर प्रश्न आए तो आपकी गलती ना हो। संयोग श्रृंगार इसका स्थायी भाव रति है, वियोग इसका स्थायी, वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। क्या है, उत्साह। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, इस तरीके से आए। या वीरों का कैसा हो बसंत, इस तरीके से जो पंक्तियां होती हैं वो किसकी होती हैं, वीर रस की होती हैं। जैसे रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इस तरह पंक्तियां वीर रस में, श्रृंगार में आपने देखा ही। करुण में ये होता है, यहां पर वियोग वाली बात होती। करुण का मतलब होता है शोक, करुण का मतलब क्या होता है, शोक, शोक यानी दुख। जैसे जथा पंथ बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करि वर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावत मोही। इस तरीके की पंक्तियां होती हैं तो करुण होती हैं। रौद्र, रौद्र में क्या होता है, रौद्र में जो है क्रोध वाली बात होती है। क्या, रौद्र में क्रोध वाली बात होती है, तो वहां पर कौन सा रस होता है, रौद्र। रौद्र का स्थायी भाव जो है क्या, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। क्या है मित्रों, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है यहां पर, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सिर पर सांपिन लोटी। जो बच्चा है वो बाहर था और उसकी मम्मी, उसकी माताजी घर पे रोटी बना रही थी, तो वो क्या किया, रोटी मांगने के लिए माँ के पास जाता है। लेकिन वहां थोड़ा सा अंधेरा होता है और थोड़ा सा उजला भी होता है, अंधेरा उजला दोनों होता है। तो वो बच्चा देख करके देखता है, मम्मी के बालों को देखता है, तो वो कहता है अपने पापा से कि पापा जी मम्मी के सिर पर जो है नागिन जो है बैठी हुई है। तो वो आकर के देखते हैं लाइट लेकर के, तो देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं था, वो उनकी क्या थी, चोटी। तो जहां ऐसी बात होती है वहां कौन सा अलंकार होता है मित्रों, वहां पर भ्रम रहता है। और भ्रम की स्थिति में कौन सा अलंकार हो जाता है, भ्रम की स्थिति में जो है भ्रांतिमान हो जाता है। संदेह तब होगा जब संदेह लगातार बना रहेगा, सदैव हमेशा बना रहेगा, तो वहां पर जो है क्या होता है, वहां संदेह होता है। जैसे सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। इस तरीके की पंक्तियां होती हैं तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में यह होता है जहां पर उपमेय में उपमान की, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द आते हैं, कौन सा है, जनु मनु, जनु जानो, मनु मानो, जनहु जानो, ये वाचक शब्द आते हैं। ठीक है, और बहुत सारी पंक्तियां आप सुनते चले आ रहे हैं, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो ये कौन सा अलंकार हो जाता है, यहां पर उत्प्रेक्षा हो जाता है। भ्रांतिमान में आपको बताया ही गया। ठीक है, आगे जो है अतिशयोक्ति, जहां पर किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है मित्रों, अतिशयोक्ति। जैसे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। तो यहां पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है मित्रों। आगे अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से दोहा से संबंधित पंक्तियां कौन सी हैं, यहां पर दी गई हैं। इनमें एक ऐसी पंक्ति है वो दोहा से संबंधित है, अन्य तीन जो है किसी और से संबंधित है। इसमें पहले और तीसरे पद में 11-11 मात्राएं होती हैं मित्रों, ऐसा तो नहीं है शायद। उसके बाद में इसमें दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यानी ये किसकी विशेषता है, ये विशेषता है सोरठा की, यानी ये 100% गलत हो गया। ये भी क्या होता है, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में क्या होती है 11-11, और दूसरे और चौथे चरण में
13 13, ये भी सोरठा से संबंधित है। ये सममात्रिक छंद है? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। सममात्रिक छंद आपका क्या है? सममात्रिक छंद आपका चौपाई है। और क्या है? सममात्रिक आपका चौपाई है और रोला है। क्या है? चौपाई और रोला, ये दोनों सममात्रिक छंद हैं। क्या है? सममात्रिक। और विषम मात्रिक में आपका छप्पय और क्या आ जाता है? जैसे विषम का पूछा जाए, ये तो सम है, और अगर विषम का पूछा जाए तो मित्रों क्या बताएंगे? विषम मात्रिक में विषम मात्रिक का आपका आ जाएगा कुंडलियां। क्या आ जाएगा? कुंडलियां और छप्पय। क्या आ जाएगा? कुंडलियां और छप्पय। क्या? कुंडलियां और छप्पय। तो आपका इससे क्लिष्ट नहीं पूछेगा मित्रों, जो भी परीक्षा में पूछेगा आपका सही कर ले जाएंगे उसको। उसके बाद है, इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यही बिल्कुल सही है। क्या है? यही सही है। यानी ये क्या है? दोहा है। क्या है ये? दोहा है। दोहा से संबंधित पंक्तियां हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है सोरठा से हैं। तो सोरठा और दोहा क्या है? सोरठा और दोहा जो है ये अर्ध सममात्रिक है मित्रों। अगर पूछा जाए तो गलती मत करना। ये क्या है? अर्ध सममात्रिक है। और जो चौपाई है ये सममात्रिक है, और उसके बाद में विषम मात्रिक में आ जाता है कुंडलियां और छप्पय। तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। इस तरीके से ध्यान देना, अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो ये गलत ना हो। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना ताकि आपका पूरा सही हो जाए और आप जो है आपको वर्दी मिले, आपका जो परिश्रम है, जो मेहनत है वो कारगर हो जाए। आप अपने माता पिता के जो उनके अरमान हैं उन अरमानों को पूरा करें। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो वो है घबराना शब्द प्रत्यय के किस भेद से है। अब जब आपको प्रत्यय पढ़ाया गया, प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं, ये बताया गया। और प्रत्यय जब बताया गया तो प्रत्यय के भेद भी बताया गया। तो प्रत्यय के दो भेद थे। क्या? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्या? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये दोनों बताए गए हैं आपको। जो कृत प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कभी अगर पूछ ले कि कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है कृदंत मित्रों। क्या कहा जाता है? कृदंत कहा जाता है। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब यहां हमें दोनों को समझना होगा। ये घबराना शब्द क्या है? ये घबराना शब्द जो है ये क्रिया शब्द है। क्या है? ये क्रिया शब्द है। घबरा गया यानी ये क्रिया शब्द है, ठीक है। ये क्रिया शब्द है, भले ही अकर्मक क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक, लेकिन ये क्रिया शब्द है घबराना। अब इसी को पूछ रहा है कि ये प्रत्यय के किस भेद से है। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होता है वो क्रिया में लगता है। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों में प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय कहा जाता है। ऐसे शब्द जो क्रिया को छोड़ करके अन्य शब्दों में लगते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा मित्रों। इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे चल है। क्या? चल है। चल शब्द है, ये जो है क्रिया है, और उसके बाद में ना लगा दिया गया तो ये क्या हो गया? ये हो गया चलना। तो ये कृत प्रत्यय है। क्या है ये कृत प्रत्यय है। क्या? कृत प्रत्यय है। और अगर किसी संज्ञा शब्द में जुड़ता है तो प्रत्यय, जैसे संज्ञा शब्द है, जैसे संज्ञा शब्द मान लीजिए है मीठा। क्या है? मीठा शब्द है। अब इस मीठा में आस शब्द जोड़ा जाता है तो ये क्या बनता है? मिठास बना। तो ये क्या है? यही है तद्धित प्रत्यय मित्रों। यही क्या है? यही तद्धित प्रत्यय है। यानी संज्ञा शब्दों में या सर्वनाम शब्दों में या विशेषण शब्दों में यदि प्रत्यय जुड़ता है तो उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और क्रिया शब्दों में जुड़ता है तो उनको क्या कहते हैं? उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी ये जो है ये कृत प्रत्यय है। ये क्या है? कृत प्रत्यय है। और ये नीचे क्या है? तद्धित प्रत्यय। तो अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए मित्रों तो आपका गलत ना हो। ये क्या है? ये जो है कृत प्रत्यय है, और ये क्या है? ये तद्धित प्रत्यय हैं। तो ये ध्यान रखना। यानी जब क्रिया में शब्द जुड़े तो उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। शब्द क्या मतलब? प्रत्यय जुड़े तो अंत में, और उसके बाद में जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़े, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में, तो उनको कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसको ध्यान रखना मित्रों। सुमेलित नहीं है और सुमेलित है, इस पे प्रश्न पूछा जाता है तो इसकी गलती कदापि ना करना, ठीक है। इसकी गलती ना हो। वर यात्रा पूछा जा रहा है। क्या? वर यात्रा निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका मतलब ये भैया तत्सम और तद्भव हैं।
क्या है ये तत्सम और तद्भव शब्द हैं। क्या है ये तत्सम और तद्भव शब्द हैं। देखिए इस तरफ जो है आपका लिखा हुआ है क्या, इस तरफ लिखा हुआ है तत्सम, आपका इस तरफ क्या लिखा है, इस तरफ लिखा है तत्सम, और ये उसी का तद्भव है। ये क्या है, ये जो है उसी का तद्भव है, उन्हीं से बनने वाला शब्द, यानी जो तत्सम शब्दों से बने हैं। तो सबसे पहला यहां पर दिया गया है वर यात्रा। क्या दिया गया है, वर यात्रा। वर यात्रा का क्या होता है, बारात। ये वर्तनी में भी पूछा गया है मित्रों, ये ध्यान रखना। कहां, ये वर्तनी में भी पूछा गया है। बारात होता है मित्रों, अगर कहीं पर आपको बारात लिखा मिले, बारात लिखा मिले तो ये गलत होता है, ये सही नहीं होता है मित्रों। ठीक है, बारात शब्द गलत होता है, बारात शब्द सही होता है। क्या होता है, सही होता है बारात शब्द। वर यात्रा यानी दूल्हे की यात्रा निकलती है तो उसको बारात बोलते हैं। ठीक है, आगे। और अगर जो है विवाह होता है, क्या, विवाह, इसी से मिलता जुलता शब्द है। अगला क्या है, विवाह। चलो इसको अभी समझाते हैं, यहां आगे इसमें समझा देंगे। ठीक, जब विवाह शब्द होता है तो उसका जो तद्भव होता है, समझ लीजिए, उसका जो तद्भव होता है वो होता है ब्याह। विवाह का जो तद्भव होता है वो ब्याह होता है, और इसी का जो देशज बन जाता है वो बनता है बियाह। देशज क्या बनता है, बियाह या हाँ, इसका जो देशज बनता है वो क्या बनता है, बियाह बनता है। क्या बनता है, बियाह, ध्यान रखना। आगे उसके बाद में जो है अगला है द्वितीय। क्या, द्वितीय। अब यहां पे द्वितीय का दूज लिखा है भाई। क्या लिखा है, दूज। ये समझ से थोड़ा परे लग रहा है। रजत का चांदी होता है, ये भी सही है। उज्जवल, उज्जवल का उजला होता है, ये भी सही है। और यहां पर द्वितीय का दूज लिखा है। भैया अगर द्वितीया होता तो दूज होता, द्वितीया होता तो दूज होता। देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें तत्सम या तद्भव होता है तो उनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर मातृ शब्द है, मातृ, यहां पर ह्रस्व आ रहा है ना, यहां पर क्या आ रहा है, मातृ, ह्रस्व आ रहा है तो यहां पर मातृका हो जाता है माता। क्या हो जाता है, माता, मातृका, माता, मातृका, माता। और माई शब्द, क्या, माई शब्द, माई शब्द का हो जाता है मां। क्या हो जाता है, मातृका, माता, और माई शब्द का मां हो जाता है। तो इस तरीके से अगर शब्द आए तो आपका गलत ना हो। उसी तरीके से यहां द्वितीय शब्द लिखा है, द्वितीय। द्वितीय का दूजा होता है मित्रों। क्या होता है, द्वितीय का होता है दूजा। क्या होता है, द्वितीय का होता है दूजा। और जो द्वितीया होता है, क्या, द्वितीया जो होता है उसका होता है दूज। क्या होता है, जो द्वितीया होता है उसका दूज हो जाता है और द्वितीय का दूजा। यानी ये गलत है आपका, कौन सुमेलित नहीं है, आपको उत्तर मिल गया। इसी तरीके से अगर जैसे पिपासा लिखा है, क्या, पिपासा, जो इसका तत्सम है, इसका तद्भव जो है वो होगा प्यास। क्या होगा, प्यास। और अगर लिखा है पिपास, क्या लिखा है, पिपास, तो ये होगा प्यासा। क्या होगा, प्यासा। इस तरीके से तत्सम या तद्भव पूछे जाए तो आपके गलत ना हो मित्रों। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पर्यायवाची के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इसमें जितने भी शब्द दिए गए हैं ये पर्यायवाची शब्द है। अब इनमें आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी यहां पर इनके मेल बताना है आपको कि इनमें कौन सुमेलित नहीं है। यहां पर सबसे पहला है प्रीति, प्रेम, प्यार और लगाव। प्रीत, प्रेम, प्यार और लगाव, इनमें जो अलग है उनको बताना है भाई। तो इसमें शायद क्या अलग लग रहा है, इसमें जो है ये लगाव शब्द शायद अलग लग रहा है। चलो पहले पूरा देख लेते हैं। पेड़, वृक्ष, पादप, नग, कोमल। ठीक है, अब यहां पे नग अलग लग रहा है शायद। ठीक है, नग जो है किसकी पर्यायवाची है, नग जो है पर्वत की पर्यायवाची है। पवन, वायु, हवा, बयार, पवन, वायु, हवा, बयार, ये सही लग रहा है शायद। उसके बाद प्रवीण, कुशल, निपुण, सफल है, यानी यहां पर सफल, सफल जो है, सफल अलग है। ठीक है, सफल अलग है। प्रवीण, कुशल, निपुण, दक्ष भी इसमें शब्द जुड़ता है। क्या, इसमें दक्ष भी इसकी पर्यायवाची हो जाती है। क्या, दक्ष। ठीक है, और इसमें जो है पवन, वायु, हवा, बयार, अनल भी होती है। अनल नहीं भाई, अनिल, अनल जो है आग की है। ठीक है, अनिल, वायु, हवा, बयार, और उसके बाद में वात भी होता है। क्या, वात। क्या, वात। और ये क्या है, पेड़, वृक्ष, पादप। ठीक है, उसके बाद में कोमल, और क्या होता है, तरु भी होता है। क्या,
तरु भी होता है, ठीक है। और बिरवा शब्द भी होता है मित्रों, क्या बिरवा शब्द ये भी होता है, बिरवा को भी पेड़ बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में बिटप तो होता ही है, क्या होता है, बिटप भी होता है पेड़ की पर्यायवाची। तो इस तरीके से जो प्रेम होता है, जो प्रेम होता है उसमें स्नेह भी होता है। जो प्रेम की पर्यायवाची है वो क्या है, स्नेह। एक आगत शब्द है मोहब्बत, क्या मोहब्बत, ये भी जो है किसकी पर्यायवाची है, ये जो है प्रेम की पर्यायवाची है। प्रेम, प्रीत, प्यार, उसके बाद स्नेह, मोहब्बत। अब इनमें जो गलत है वो आपको देख लेना है, गलत को देख लेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि उत्तर कौन सा सही होगा मित्रों। यहां पर ये लगाव गलत है, यहां पर नग गलत है। ये लगाव, लगाव का मतलब होता है, लगाव, लगाव जो है ये इन शब्दों से अलग है, ठीक है। लगाव का मतलब होता है करीबी, नजदीकी, पास, ठीक है, ये होता है। लेकिन यहां पर पेड़, वृक्ष, पादप, नग है, ये अलग है। इसके बाद में ये मेल खा रहा है, यहां पर सफल शब्द अलग है। यानी यहां पर क्या सही हो जाएगा, यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा मित्रों। कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रोध शब्द का विलोम क्या है। यहां पर क्रोध शब्द का विलोम बताना है मित्रों। किस शब्द का, क्रोध शब्द का विलोम बताना है। यहां पर कोप लिखा है, क्या लिखा है, कोप, उसके बाद में कृपा, उसके बाद में क्रूर, और फिर क्या लिखा है, क्षमा। कोप और कृपा, कोप और कृपा ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कोप और कृपा ये एक दूसरे के विलोम है। कोप और कृपा यानी ये तो हो ही नहीं सकते हैं, ये एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। ये क्या है, ये एक दूसरे के विपरीतार्थी हैं। क्या है ये, विपरीतार्थी हैं। तो ये जो है इसका विलोम हो नहीं सकता क्रोध का। और उसके बाद क्रूर, क्रूर का क्या होता है, क्रूर, क्रूर का होता है दयालु, क्या दयालु, क्या दयालु, ठीक है, दयालु होता है, ठीक है। तो यहां पे क्रूर का दयाल हो जाएगा, यानी ये भी नहीं है। यही जो है क्षमा हो जाएगा, ये क्षमा शब्द हो जाएगा, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। देखिए भैया, अगर यहां पर क्या पूछा गया, जैसे कहीं कहीं पूछ लिया जाता है क्या, निर्दयी, क्या निर्दयी, क्या निर्दयी, तो इसका क्या हो जाता है, निर्दयी का दयालु भी होता है या सदयी भी लिखा मिल जाता है, क्या सदयी, क्या सदयी। और अगर पूछा गया निर्दय, क्या अगर पूछा गया निर्दय तो उसका हो जाएगा सदय, सहृदय, क्या सहृदय या सदय, ये भी मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये गलत ना हो मित्रों। ये क्षमा जो है, ये क्षमा जो है इसका विलोम हो जाएगा क्रोध, क्या हो जाएगा, क्रोध, ठीक है। पाप का पुण्य हो जाएगा, आशीर्वाद का हो जाएगा साप, क्या हो जाएगा, साप। इस तरीके से अगर विकल्प पूछा जाए तो वो गलत ना हो। नंदिनी पत्र लिखती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, नंदिनी पत्र लिखती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। यहां पर क्रिया बताना है मित्रों। अब देखना ये क्रिया से शब्द है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। नंदिनी पत्र लिख रही है तो अकर्मक तो हो ही नहीं सकता, ये होगा नहीं। सकर्मक, हाँ इसमें पत्र है। प्रेरणार्थक भी नहीं होगा। प्रेरणार्थक में जैसे किसी से कार्य करवाया जाता है, प्रेरणा दी जाती है कार्य करने के लिए, तो वहां पर प्रेरणार्थक होता है। जैसे भाई ने बहन से पत्र लिखवाया, भाई ने बहन से पत्र लिखवाया, तो ये किस में जाएगा, ये आपका हो गया किसमें, ये हो गया प्रेरणार्थक में, ठीक है। अनुकरणात्मक क्रिया जो होती है, ये किसी शब्द को अनुकरण करके, किसी शब्द का अनुकरण करके जब क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इनको अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे यहां पर ये कह सकते हैं कि जो है सौरभ ने, टक टक शब्द होता है, क्या होता है, टक टक कोई चीज बोलता है, तो सौरभ ने कलम को टकटकाया, क्या कलम को टक टक की आवाज कराया, कलम की, तो टक टकाया, कलम को टक टकाया। तो ये इसको कहा जाता है क्या, अनुकरणात्मक क्रिया। क्या कहा जाता है, अनुकरणात्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जो है, ये जो है प्रेरित किया जाए किसी और को करने के लिए, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से करवाता है तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया जिनमें कर्म होता है, जैसे नंदिनी पत्र लिखती है, ठीक है, नंदिनी पत्र लिखती है, या कह दिया गया कि सत्यम आम खाता है, क्या सत्यम आम खाता है, ठीक, या रमा जो है, रमा गीत गाती है, इस तरीके से।
और यहां पर अकर्मक क्रिया में जैसे लिख दिया गया क्या, जूही रोती है, क्या कर दिया गया मित्रों, जूही रोती है। इस तरीके से अगर वाक्य है, या जूही हंसती है, या जूही खेलती है, इस तरीके से वाक्य रहेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा अकर्मक क्रिया, उनको क्या कहा जाएगा, अकर्मक क्रिया कहा जाएगा। लेकिन यहां पर पूछ रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। इस तरीके से प्रश्न जो हैं, जिस तरीके से प्रश्नों को मिलाया गया है, सभी टॉपिक से प्रश्न लिया गया है, शायद ऐसा कहीं पर मिलना दुष्कर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में काकल्य वर्ण किसे कहते हैं। निम्नलिखित में काकल्य वर्ण पूछ रहा है मित्रों, तो या, रा, ला, वा, ये तो अंतस्थ हैं आपके, ये क्या है, ये अंतस्थ हैं। इनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। उसके बाद छत्रिंग, ज्ञा और स्रा, ये जो है ये संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है, ये है संयुक्त व्यंजन। और उसके बाद में अगला विकल्प है आपका हा। क्या है, हा। अन और आहा, ये जो है ये क्या है, इनको कहा जाता है अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है अयोगवाह। अब यहां पर ये पूछा जा रहा है, यहां पर जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि हा कैसा वर्ण है। हा को पूछा जा रहा है, यहां पर किसको पूछा जा रहा है, हा को। तो हा बताना है मित्रों। आप सोच लिए होंगे, क्या आप सोच लिए होंगे कि यहां पर जो है हा क्या है, तो हा ही काकल्य वर्ण है। हा क्या है, हा को ही काकल्य वर्ण कहा जाता है। अब ये प्रश्न बनता है कि इसको काकल्य वर्ण क्यों कहा जाता है मित्रों। क्या ये प्रश्न बनता है कि काकल्य वर्ण क्यों कहा जाता है। का ही ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय जिनका उच्चारण करते समय जो वायु निकलती है, या जो हवा निकलती है, या हम कह सकते हैं कि जो मुख है वो किसी अन्य भाग का सहारा नहीं लेता है। जैसे का, क्या का बोलते हैं तो जिह्वा एकदम स्थिर रहती है। ठीक है, क्या होता है, स्थिर रहती है। इसको कंठ में भले रखा गया है, लेकिन ये हा जो है, हा क्या, हा, तो हा को काकल्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हा क्या, हा, तो हा को काकल्य वर्ण कहा जाता है, भले इसको कंठ में रखा गया है। ठीक है, आइए अगला, तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में कुछ और भी हैं जो कि पूछे जाते हैं इसमें। जैसे पूछ लिया गया द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या, द्विगुण या उत्क्षिप्त, तो इसमें क्या क्या आते हैं मित्रों, इसमें जो आते हैं वो आते हैं क्या, इसमें आते हैं ड़ा और ढा। क्या आते हैं, ड़ा और ढा, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। और यदि पूछ लिया गया अर्धस्वर, ऐसे व्यंजन जिनको अर्धस्वर कहा जाता है, ये पूछ लिया गया, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे या और वाह। इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए मित्रों तो गलत मत करना। ठीक है, ये अगर पूछा जाए तो गलत मत करना। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द से संबंधित नहीं है। यानी कभी कभी ये होता है कि वर्ण की विशेषता या शब्द की विशेषता या वाक्य की विशेषता देकर के पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन सा इससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे शब्द से संबंधित नहीं है ये पूछ रहा है। कह रहा है शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है, शब्द अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है, और शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। तो यहां पर शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, ये भी सही है। और उसके बाद शब्द से वाक्यों का निर्माण होता है, ये भी सही है। और उसके बाद में शब्द अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये भी सही है। यानी यहां पर शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है, शब्द नहीं भाई, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। क्या, सार्थक, यही इतना परिवर्तन करके, यही इतना अलग करके जो है वो क्वेश्चन में अपने आप को घुमा सकता है, हम अभ्यर्थियों को ये घुमा सकता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां पर यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। यानी ए जो है शब्द से संबंधित नहीं है, और सभी जो है ए से यानी शब्द से संबंधित हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, वह डॉक्टर रश्मि जी हैं, उपयुक्त वाक्य में वह शब्द सर्वनाम के किस भेद से हैं? यह प्रश्न आपका जो है यह सर्वनाम से है। किससे है? सर्वनाम। कभी कभी सर्वनाम के भेद से प्रश्न पूछ लेता है, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने? 6 भेद हैं। संज्ञा के भेद पूछा जाए तो संज्ञा के 5 हैं, और अगर विशेषण के भेद पूछा जाए तो विशेषण के कितने हैं मित्रों? 4 हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं। वह डॉक्टर साहब वह डॉक्टर रश्मि जी हैं, उपयुक्त वाक्य में वह को पूछ रहा है। यहां पे किसको पूछ रहा है? यहां पे वह को पूछ रहा है कि वह शब्द सर्वनाम के किस भेद से है। देखिए वह लिखा हुआ है। क्या वह लिखा हुआ है? आपको बताया गया था कि जब किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले वह शब्द जुड़ा रहेगा तो वो किस में आएगा? वो पुरुषवाचक में आएगा। किस में आएगा? पुरुषवाचक में। यदि यही यह वह जो है, यदि यही वह किसी वस्तु के नाम के पहले आ गया तो क्या होगा? जैसे कह दिया गया ये घर, क्या कह दिया गया? यह घर, या ये घर, या यह बैग, ठीक है, या यह पेड़, इस तरीके के अगर शब्द आए तो, या कह दिया गया वह सड़क, क्या? वह सड़क, तो इस तरीके के अगर शब्द आए तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, और अगर किसी स्त्री पुरुष के नाम के पहले यह वह या ये वे शब्द आए तो उनको कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। विशेष ध्यान रखना मित्रों, यह वह पुरुषवाचक में भी मिलता है और यह वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम में। इतना गहराई में जाकर के प्रश्न अगर पूछ लेता है तो आपका गलत हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से शायद और कहीं समझाया हुआ ना मिले, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे कहा गया, ये यहां पर आप देख रहे हैं कि वह डॉक्टर रश्मि जी हैं, वह डॉक्टर रश्मि जी हैं, और कह दिया गया कि यह सरल जी हैं, कह दिया गया ये सरल जी हैं। इस तरीके से अगर कहा जाता है तो ये क्या है? ये शब्द यहां पर जो है वो पुरुषवाचक में है। क्यों? इसका नियम है, यदि किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले यह वह या ए वे शब्द आता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाता है। और यदि यही यह वह या ये वह जो है किसी स्त्री या पुरुष के नाम के छोड़ करके किसी अन्य के साथ में आता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसमें 2 शब्दों को और समझना है मित्रों। आप शब्द, जो आप शब्द है वो पुरुषवाचक में भी आता है और आप शब्द निजवाचक में भी आता है। तो आप शब्द दे करके पूछ ले तो आप भ्रमित ना होइएगा। क्यों? क्योंकि आप अयोध्या स्टडी पॉइंट से जुड़े हुए हैं और यहां इस चीज को कई बार बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है। तो उसी क्रम में एक बार पुनः आपको बताया जा रहा है, यदि आप शब्द कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, स्वयं के लिए प्रयोग करता है, तो वहां आप शब्द निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे कहा गया कि मैं निज ही आया हूं, या मैं निज ही कर लूंगा, या अपना काम आप ही कर लूंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, या मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मैं निज पढ़ लूंगा, मैं आप ही पढ़ लूंगा। इस तरीके से पूछा जाता है तो यहां पर आप शब्द जो है निजवाचक में आ जाता है। और यदि यही आप किसी अन्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या आप चले गए, या आपको पढ़ना है, या आप मत रुको, ठीक है, इस तरीके के अगर आप शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं किसी और के लिए तो वहां पर क्या होता है? वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो यह ध्यान रखना, ये हैं दोनों में अंतर, आप और आप में, और इधर यह वह या ए वे में ये अंतर है। तो इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाओं से संबंधित नहीं है। यहां पर तुलनात्मक अवस्था बताई गई है विशेषण शब्दों की, ठीक है, इसको भी बताया गया है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट में इसके पहले जो है 2-3 सेट के पहले इसको भी पूछा गया था, प्रश्न लिया गया था इससे रिलेटेड। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाओं में संबंधित नहीं है। तो यहां पे क्या है? मूलावस्था है, बहुत अच्छा, उत्तरावस्था भी है और उत्तमावस्था है। लेकिन यहां पर क्या नहीं है? यहां पे परिमाणावस्था नहीं है। क्या नहीं है? परिमाणावस्था नहीं है। जैसे यहां पर दिया गया क्या? यहां पर शब्द ले लिया गया क्या? उच्च, क्या? उच्च, तो उत्तरावस्था क्या हो जाएगी इसकी? उच्चतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उच्चतर। क्या हो जाएगी? उच्चतर। और उत्तमावस्था क्या हो जाएगी? उच्चतम। क्या? उच्चतम। यानी जब कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, ठीक है, तो कंपेयर यानी यहां पर उच्च मतलब किसी 1-2 में किया जाता है,
एक में, यहाँ उच्च का मतलब यहाँ विशेषण शब्द होता है, यहाँ पर दो में तुलना की जाती है, यहाँ पर कई में तुलना की जाती है। तो यहाँ पर जैसे उच्च, उच्चतर और उच्चतम हो गया। जैसे कहा गया क्या, निम्न कहा गया, निम्न क्या, निम्न, निम्नतर क्या, निम्नतर, और क्या, निम्नतम, क्या कहा गया, निम्नतम, निम्न, निम्न, निम्नतम क्या होगा, यहां पर तम होगा। सॉरी मित्रों, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा तम, क्या होगा, यहां पर तम होगा, क्या होगा, यहां पर जो है वो होगा तम, क्या होगा, तम, निम्नतम होगा, क्या होगा, निम्नतम। तो ये आपका गलत ना हो, ठीक है। जैसे लिया गया क्या, जैसे लिया गया मधुर शब्द, क्या, मधुर शब्द, मधुर का मतलब हुआ मीठा, उसके बाद में क्या कहा गया, मधुरतर कहा गया, क्या कहा जाए, मधुरतर, यानी उससे मीठा, दो की तुलना की गई। और यहां पर कहा गया मधुरतम, क्या कहा गया, मधुरतम, सबसे मीठा, क्या, सबसे मीठा। तो अगर यहां से भी प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत ना हो मित्रों, ठीक है। तो विशेषण शब्दों की अवस्था, विशेषण शब्दों की तुलनात्मक अवस्थाएं तीन है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये शब्द है। इस तरीके से निम्नतर दे करके पूछ सकता है कि निम्नतर शब्द जो है विशेषण की किस अवस्था से है। तो रा वहां जुड़ा है और रा यहां है, यानी उत्तर को रा से जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी जो उत्तरावस्था वाले शब्द हैं उनमें रा रहेगा, ठीक है, और जो उत्तमा अवस्था वाले हैं उनमें मा रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे अगला प्रश्न है, यश कम बोलता है वाक्य में अव्यय शब्द क्या है। यहां पर अव्यय शब्द बताना है। अव्यय का मतलब जो होता है अविकारी होता है, अविकारी का मतलब जो होता है बदले ना। यहां पर दो होता है, विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब जो बदल जाते हैं, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये बदल जाते हैं। और विकारी का मतलब जो है, अविकारी का मतलब है कि जो ना बदलें, यानी इनका, इन अविकारी शब्दों का जो दूसरा नाम है वो कहा जाता है क्या, यानी अव्यय कहा जाता है। और अव्यय को क्या कहा जाएगा फिर भाई, अविकारी। इनके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, इनके अंतर्गत आपका आ गया क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय सूचक, इन्हीं को बताना है। तो यश कम बोलता है वाक्य में अव्यय शब्द बताना है। यश जो है ये क्या है, यश जो है यहां सीधा संज्ञा शब्द हो गया भाई। यश क्या हो गया, ये संज्ञा शब्द है, ठीक है, यश क्या है, संज्ञा शब्द है। और उसके बाद में कम, इसको देखते हैं, ये कम जो है, कम और ज्यादा, ये क्या बता रहा है, ये कम और ज्यादा यानी परिमाण को बता रहा है। क्या बता रहा है भाई, ये परिमाण को बता रहा है, यानी मापतौल को, ठीक है। उसके बाद में बोलता, क्या, बोलता, तो ये बोलता क्या है भैया, क्रिया है, क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रिया। तीनों, ये तीनों शब्द है, यानी इनके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसको हम कह सकते हैं क्या, विशेषण शब्द है। ये क्या है, विशेषण शब्द। तो यहां पे क्या पूछ रहा है, यहां पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में अव्यय शब्द कौन सा है। तो परिमाण है भाई, तो ये क्रिया विशेषण के भेद हैं। क्या, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक या दशावाचक। तो यहां पे ये परिमाणवाचक जो है ये क्रिया विशेषण का भेद है। तो क्रिया विशेषण का जो भेद होता है, क्रिया विशेषण का जो भेद होता है उसी में से शब्द है एक कम, ये परिमाणवाचक में है। तो ये जो कम शब्द है यही अव्यय है आपका, क्या है, अव्यय है। जो कम शब्द है यही आपका अव्यय है, जो कम शब्द है यही क्या है, यही अव्यय है। इसका जो विलोम हो सकता है वो क्या हो सकता है मित्रों, ज्यादा। क्या हो सकता है, ज्यादा शब्द। मित्रों ध्यान रखना, ये पूछा गया है, ज्यादा शब्द वर्तनी में भी पूछा जाता है। कम शब्द क्या है, कम का मतलब हो गया ज्यादा, कम का ज्यादा, यानी ज्यादा शब्द या कम शब्द ये क्या है, ये जो है आपके अव्यय शब्द हैं। ये क्या हैं, अव्यय शब्द। अव्यय शब्द और भी कई हैं, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि। लेकिन यहां भी देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत यानी क्रिया विशेषण के जो अव्यय शब्द हैं, क्या, तेज, क्या, तेज, या धीरे धीरे शब्द हो गया। क्या मित्रों, धीरे धीरे शब्द हो गया, क्या, धीरे धीरे शब्द हो गया, या जल्दी जल्दी शब्द हो गया, क्या, जल्दी जल्दी शब्द। तो ये अगर शब्द पूछे जाएं तो इनमें गलती मत करना मित्रों। अगर ये शब्द पूछे जाते हैं तो ये किसमें आएंगे, ये आपके आ जाएंगे किसमें, ये आएंगे आपके अव्यय शब्दों में। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को छोड़ करके अन्य जो शब्द आएंगे उनको क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। तो जो कम शब्द था वो अव्यय था। आइए निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक अलग है, कौन एक अलग है इसमें बताना है भाई।
क्या बताना है? अलग बताना है। यहां पर क्या बताना है? अलग बताना है। अब देखिए यहां पर दिया जा रहा है दवाखाना, मोटर गाड़ी। पहला विकल्प क्या है? दवा खाना, उसके बाद में दूसरा क्या है? मोटर गाड़ी, और तीसरा क्या है? चश्मा घर, और चौथा है औषधालय। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे स्थिति इसकी देखेंगे। ठीक है, जो दवा खाना शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, दवा और खाना। क्या? दवा और खाना। तो ये दोनों शब्द जो है अलग अलग भाषाओं के हैं। अलग अलग भाषाओं का मतलब कि अलग अलग भाषा समूहों से। जैसे यहां पर जो दवा शब्द है ये क्या है? ये फारसी शब्द है। दवा शब्द जो है ये फारसी शब्द है। दवा शब्द जो है ये फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? दवा। दवा शब्द जो है ये फारसी शब्द है। ये ध्यान रखना, अगर दवा शब्द कहीं पूछा जाए तो ये फारसी शब्द है। कैसा है? ये फारसी शब्द। तो इससे आपको पता लग गया कि एक शब्द, इसमें से जो एक शब्द दवा है ये फारसी का है। किसका है ये फारसी का है। और उसके बाद में जो अगला है खाना शब्द जो है, जो खाना शब्द है ये क्या है मित्रों? ये देशज शब्द है। ये क्या है? देशज शब्द है। यानी अलग अलग के शब्द हैं, तो इस तरीके से शब्द जुड़े हैं। उसके बाद मोटर गाड़ी को हम देख लेते हैं। क्या? मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी में भी दो शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? मोटर और गाड़ी। क्या? मोटर और गाड़ी। तो जो इसमें मोटर शब्द है, जो इसमें मोटर शब्द है वो क्या है? जो मोटर शब्द है ये अंग्रेजी शब्द है, यानी आगत है। ठीक है, मोटर शब्द जो है अंग्रेजी है, और जो गाड़ी शब्द है ये क्या है? ये भी जो है देशज है। क्या? देशज है। तो यहां भी देख रहे हैं अलग अलग से है। जो चश्मा घर है, क्या? चश्मा घर, यानी जो चश्मा शब्द है ये यहां पर बताना है कि पहले क्या है? चश्मा है। क्या? चश्मा, और उसके बाद में यहां क्या है? घर है। क्या? घर। तो जो चश्मा है ये भी कैसा शब्द है? जो चश्मा है ये भी फारसी शब्द है। क्या है? ये भी फारसी शब्द है। और जो घर शब्द है ये क्या है? ये तद्भव शब्द है। गृह का तद्भव क्या होता है? घर होता है। ठीक, उसके बाद औषधालय शब्द है। औषधालय क्या है? औषधालय शब्द में दो शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? औषधि और आलय। क्या जुड़े हैं? औषधि और आलय। औषधि, औषधि, औषध। क्या? औषध, औषधि नहीं मित्रों, औषध। औषध मीन्स भी दवा होता है, और औषध मीन्स भी दवा होता है। तो ध्यान रखना, अगर ये पूछा जाए तो आपका गलत नहीं जाना चाहिए मित्रों। ठीक है, क्या? औषध मीन्स भी दवा होता है, और औषध मीन्स भी दवा होता है। तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तो गलत ना करना मित्रों। ठीक है, क्या? अगर औषधि है यानी औषधि शब्द है। क्या? औषधि, औषधि नहीं भाई, औषधि नहीं, यहां पर औषध होगा। क्या होगा? औषध और क्या? आलय। औषध और आलय जुड़ करके क्या बना है? औषधालय बना है। क्या बना है? औषधालय। तो ये औषध शब्द जो है ये क्या है? औषध शब्द को यहां पर लिया गया, तो ये भी क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। और जो आलय शब्द है ये भी क्या है? तत्सम शब्द है। तो समानता वाली बात है इसमें और सभी अलग हैं, यानी ये अलग अलग भाषाओं के हैं। तो जो अलग अलग भाषाओं के होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है संकर शब्द। क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है संकर शब्द, जिसको अंग्रेजी में हाइब्रिड प्रजाति बोलते हैं। ये अलग अलग भाषाओं में तीनों है, ये संकर हैं, और ये जो है ये आपका एक ही भाषा का है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? ये शब्द जो है ये यौगिक शब्द कहलाते हैं, लेकिन ऐसे शब्द हैं तो इनको संकर शब्द कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न है यहां, भानुदय शब्द में कौन सी संधि है? या संधि का विच्छेद करना है। यहां पर संधि नहीं पूछा गया है। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद। भानु और उदय, यानी ये शब्द ही गलत है। उदय शब्द ही नहीं होता, उदय होता है। भानु, क्या? भानु नहीं होता है, भानु होता है। ये शब्द गलत हो गया भाई। ठीक है, भानु मीन्स सूर्य। ठीक है, यहां पर भानु धन उदय यही शायद हो सकता है। भानु मीन्स सूर्य, उदय मीन्स जो है निकलना, और ये भानु और उदय दोनों गलत है। ठीक है, तो यहां पर क्या सही हो जाएगा? यहां पर जो है सही हो जाएगा भानुदय। क्या? यहां पर उ और उ, जैसे भानु शब्द है। ठीक है, भानु है, ऊ निकल गया। ठीक है, ऊ और ऊ निकल गया, ऊ और ऊ से दीर्घ ऊ बन गया, आगे द, तो क्या हो गया? भानुदय। जैसे सूर्य धन उदय, सूर्य है तो सूर्य से जो है क्या? सूर्य धन उदय,
सूर्यधन उदय, इसी से मिलता जुलता शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सूर्योदय। लेकिन ये दूसरी संधि है, सूर्यधन उदय सूर्योदय, आ और ऊ के मेल से ओ बना है, तो ये गुण संधि का है। किसका है, ये गुण स्वर संधि का है। ठीक है, लेकिन ये भानुदय शब्द किसका है, ये भानुदय जो है ये दीर्घ स्वर संधि का है। किसका है मित्रों, ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो अगर ये पूछा जाए तो गलत मत करना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आच्छी शब्द में कौन सा समास है, एक आच्छी शब्द में कौन सा समास है। यहां पर आपको समास बताना है। क्या बताना है, समास। तो एक आच्छी शब्द में समास बताना है। अव्ययी भाव समास कई बार बताया गया, कई प्रैक्टिस सेट में, चर्चा नहीं करेंगे, समय कम है। इसके बाद में तत्पुरुष समास, इसको भी कई बार बताया गया आपको। कर्मधारय समास, इसको भी बताया गया। और उसके बाद में बहुव्रीहि समास, ये भी बताया गया। तो यहां पर आप देखिए एक आच्छी, पहले तो हम एक आच्छी शब्द को देखेंगे। क्या एक आच्छी किसी विशेष के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक आच्छी मतलब हो गया एक आंख वाला, एकाक्षी मतलब एक आंख वाला, यानी किसी विशेष के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, अर्थात विशेष अर्थ देने वाला। तो जहां पर ऐसी बात होती है वहां पर कौन सा समास होता है मित्रों, वहां पर हो जाता है बहुव्रीहि समास होता है। ये दोनों अपना अर्थ ना दे करके कोई और अर्थ देते हैं। एक आंख वाला है जो, अर्थात किसको, कौवा। एक आंख वाला कौन होता है, कौवा होता है। कौवा की एक आंख होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक आच्छी कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष से होता है। तत्पुरुष में जो है यहाँ पर, जो है यहाँ पर कारक चिन्हों का लोप होता है, शब्द आपस में मिलते हैं। तो उसके बाद में अव्ययी भाव में जो है पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें शब्द जुड़ करके क्रिया विशेषण का रूप ले लेते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। यहां पर सबसे पहला जो है वो है भक्ति काल। क्या है, भक्ति काल। उसके बाद में आदिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो यहां पर बताना है स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, यानी भक्ति काल को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, जो आदिकाल है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वीर गाथा काल। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है वीर गाथा काल। ठीक है, और उसके बाद में जो रीतिकाल है इसको श्रृंगार काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है श्रृंगार काल कहा जाता है। आधुनिक का मतलब ये वर्तमान समय में जो चल रहा हो। इनके अन्य भी नाम है, इनके अन्य भी नाम है। जैसे भक्ति काल है, ये जो आदिकाल है, ये जो है आदिकाल, यानी आदिकाल नाम है ही है। इसके बाद में जो भक्ति काल है इसको पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल। क्या, पूर्व मध्यकाल। और उसके बाद में जो ये है श्रृंगार काल, इसको उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तर मध्य काल। और उसके बाद में आपका आधुनिक काल आ जाता है। क्या आ जाता है, आधुनिक काल आ जाता है। तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछे जाए मित्रों तो गलत मत करना। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया जाता है। यहां पर यह पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया जाता है। सबसे पहला है हिंदी रचना के, हिंदी भाषा की रचना के लिए, संस्कृत भाषा की रचना के लिए, दोनों की रचना के लिए, 22 राजभाषाओं में से किसी भी प्रसिद्ध रचना के लिए। तो यहां पर ज्ञानपीठ पुरस्कार बताना है मित्रों। पुरस्कार और रचना से भी है आपका प्रश्न, तो उनसे भी प्रश्न को लिया गया है, समाहित किया गया है इसमें, तो आपको बताना है। तो यहां पर हिंदी भाषा के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, साहित्य अकादमी हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। और उसके बाद में जो है अन्य भी पढ़ जाते हैं, अन्य भी हैं, उनको भी दिया जाता है। जैसे व्यास सम्मान है, ये भी हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। लेकिन जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो भारतीय संविधान में भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। किसका, राजभाषा का। भारतीय संविधान में जितनी भी राजभाषाओं का दर्जा प्राप्त है भाषाओं को, उन्हीं भाषाओं में से जो कोई भी प्रसिद्ध रचना होती है वो हिंदी की भी हो सकती है, संस्कृत की भी हो सकती है, तमिल की भी हो सकती है, नेपाली की भी हो सकती है, मैथिली, मगही, भोजपुरी किसी की भी हो सकती है। सॉरी, मगही भोजपुरी नहीं, मैथिली है केवल। ठीक है, भाषा मगही और भोजपुरी जो है बोली है। तो अगर इनमें ये है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा मित्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा
22 राजभाषाओं में से किसी भी प्रसिद्ध रचना के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा वो किसी भी प्रसिद्ध रचना के लिए। यहां से प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। अगर ये बने तो मूल संविधान में 14 थी। कितनी थी? 14। और अगर वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान में संविधान में राजभाषाएं, तो यहां पर जो है वो 22 हो गई। इन्हीं 22 में से उत्कृष्ट रचना करने वालों को क्या दिया जाता है? उत्कृष्ट रचना करने वालों को दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपने देखा होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार की चर्चा कर दी गई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है महिलाओं में सबसे पहले जो है महादेवी वर्मा जी को मिला था, उनकी रचना यामा के लिए। किसके लिए? यामा के लिए। उसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर को मिला था उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए। और सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था उनके चिदंबरा रचना के लिए। और उसके बाद में आप अज्ञे जी को मिला था कितनी नावों में कितनी बार पे। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदी साहित्य के या हिंदी के पुरस्कारों से संबंधित है, तो जो साहित्य अकादमी है वो हिंदी के पुरस्कार से संबंधित है। और उसके बाद में जो व्यास सम्मान है, व्यास सम्मान, वो भी जो है किससे संबंधित है? जो व्यास सम्मान है वो भी हिंदी के जो है कह सकते हैं कि पुरस्कार से संबंधित है। और ये तो है ही है, ये साथ हिंदी से तो संबंधित है ही है, साथ में अन्य भाषाओं से भी संबंधित है। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो यामा जरूर याद रखना, महादेवी वर्मा जी को यामा पर, और उसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर। ठीक है, और उसके बाद में अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार पर। और उसके बाद में और एक बच रहा है, क्या वो बच रहा है? सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदंबरा पर। उसके बाद में व्यास सम्मान जो है, व्यास सम्मान एक के बिरला फाउंडेशन है, के बिरला फाउंडेशन है, उनकी तरफ से हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है। और जो हिंदी साहित्य का जो संगठन है उसके द्वारा साहित्य अकादमी दिया जाता है वो हिंदी के लिए। और व्यास सम्मान है ये भी हिंदी के लिए दिया जाता है। और अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की चर्चा हो तो जो 22 राजभाषाएं हैं उन सभी में से किसी को भी किसी भी भाषा में उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। तो इस तरीके से मित्रों जो प्रश्नों का मंजुल प्रयोग किया गया है, प्रश्नों को समाहित किया गया है प्रैक्टिस सेट में, ऐसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा मित्रों। बस एक बार आप विश्वास बना करके देखिए। ठीक है, भड़काऊ चैनल की तरफ ना जा करके, भड़काऊ कंटेंट की तरफ ना जा करके आप विश्वास बना के देखिए, कंटेंट को देख करके देखिए। आप विश्वास बना लेंगे तो आप जो है टिक जाएंगे, सफलता आपको अवश्य मिल जाएगी। तो जो पहली बार आए हो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट अवश्य करें मित्रों। धन्यवाद। अयोध्या की पावन धरा से मैं राजेश आप लोगों को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है अयोध्या स्टडी पॉइंट में। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट जो है पसंद आया होगा मित्रों। धन्यवाद।